नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12वीं के मानव भूगोल के अध्याय 2 के टॉपिक जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनसंख्या वृद्धि मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अध्ययन से हमें किसी क्षेत्र के सामाजिक विकास के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आज जो हम सीखेंगे, आज का हमारा जो उद्देश्य है वो है जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है और जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। जैसे मैंने कहा, जनसंख्या वृद्धि से हमें किसी क्षेत्र के सामाजिक विकास के बारे में या लोगों के जीवन स्तर के बारे में पता चलता है और किसी क्षेत्र की सामाजिक संरचना को समझने में भी ये सहायक सिद्ध होता है। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में एक निश्चित समय अथवा अवधि में परिवर्तन से है। किसी क्षेत्र के लोगों की संख्या में एक निश्चित अवधि, समय अथवा अवधि में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। साधारण शब्दों में किसी अवधि का मतलब है दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले बदलाव को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, तो वर्ष 2001 और 2011 की जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब इस परिवर्तन को कैसे व्यक्त किया जाता है? यह परिवर्तन ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। यह परिवर्तन जो है ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इस परिवर्तन को निरपेक्ष आंकड़ों में दर्शाया जा सकता है या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो इसे दो तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, निरपेक्ष आंकड़ों के रूप में भी और प्रतिशत के रूप में भी। ये हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको निरपेक्ष आंकड़ों में दर्शाते हैं और किस तरीके से प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए 2001 और 2011 में भारतीय जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी, ये कैलकुलेट करेंगे हम निरपेक्ष आंकड़ों में। सबसे पहले करेंगे निरपेक्ष आंकड़ों में। तो निरपेक्ष आंकड़ों में वर्ष 2011 की जनसंख्या जैसे 1,21,91,93,422 थी और 2001 की जो जनसंख्या थी वो 1,02,37,37,436 थी। तो 2011 की जनगणना से 2001 की जनगणना को माइनस कर देंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो होगा जनसंख्या वृद्धि निरपेक्ष आंकड़ों में। ये निरपेक्ष आंकड़ों में जनसंख्या वृद्धि है। तो निरपेक्ष आंकड़ों में इस तरीके से हम आंकड़ों के द्वारा ही परिवर्तन को दर्शाते हैं, इसे ही निरपेक्ष परिवर्तन कहा जाता है। दूसरा है प्रतिशत में। अब प्रतिशत में जनसंख्या को कैसे व्यक्त करते हैं, ये क्या फॉर्मूला लगाते हैं वो देखते हैं नीचे कि किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास निरपेक्ष आंकड़े होने चाहिए, जो निरपेक्ष परिवर्तन है वो आंकड़े चाहिए और उसके साथ ही उसे आधार वर्ष के जो जनसंख्या है उससे डिवाइड करेंगे और उसको जो भी हमारे पास फिगर आएगा उस फिगर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो भी हमारे पास फिगर आएगी वो प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि होगी। जैसे हमारे पास निरपेक्ष आंकड़े हैं, जनसंख्या के जो परिवर्तन था निरपेक्ष परिवर्तन वो था 18,14,55,986 और आधार वर्ष की जो जनसंख्या है वो है 1,02,87,37,436 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये सब करने के पश्चात हमारे पास जो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में आई वो है 17.64%। इस तरीके से पिछले 10 वर्षों में 2001 और 2011 के बीच भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो 17.64
प्रतिशत दर से हुई। इस तरीके से हम जनसंख्या को दो तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, निरपेक्ष आंकड़ों में और प्रतिशत में। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या वृद्धि की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ की दर से बढ़ रही है। 8.3 करोड़ की दर से, या अगर प्रतिशत में बात करें, ये निरपेक्ष आंकड़ों में है, और प्रतिशत में अगर बात करें तो 1.1% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। 1800 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो बढ़ करके 2017 में 7.6% हो गई। अगर आप पिछले एक सदी में देखें तो जनसंख्या में बहुत तीव्र वृद्धि हुई है। जहां 1800 ईस्वी में पूरी जनसंख्या 1 अरब के करीब थी, तो बढ़कर 2017 में 7.6 अरब हो गई है। आगे भी इनकी संख्या में बढ़ने की उम्मीद है। 2030 तक यह 8.6 अरब हो जाएगी। 2050 तक यह बढ़कर 9.8% हो जाएगी, और 21 में यह बढ़कर 2100 तक यह 11.2 अरब हो जाएगी। यह संभावना है आगे के लिए कि आगे भी इसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 1990 और 2010 पिछले 20 वर्ष जो ये समय अंतराल है 20 वर्षों का, इसके दौरान विश्व की जनसंख्या में लगभग 30% की वृद्धि हुई, या लगभग 1.6 खरब मनुष्यों की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में सबसे आगे भारत रहा, जिसमें लगभग 35 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई, और दूसरे स्थान पर चीन, जिसमें लगभग 19.6 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है। प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या सबसे अधिक संयुक्त अरब अमीरात में 315% की दर से बढ़ी, और कतर में 271% की दर से वृद्धि हुई। सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों का जनसंख्या वृद्धि दर, विश्व का जनसंख्या दर, और कुछ ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी अधिक रही। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में लगभग 30%, चीन में 17.1%, भारत में 1990 और 2010 के दौरान 40.2% की दर से वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 22.5% की दर से, इंडोनेशिया में 30.1%, ब्राज़ील में 30.3%, पाकिस्तान में 55.3%, नाइजीरिया में 62.4%, बांग्लादेश में 41.3% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई 1990 और 2010 के दौरान। अब जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि के कारक या घटक। तो जनसंख्या वृद्धि के कारक या घटक, इसमें मुख्यतः 3 कारक किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है जन्म दर। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 प्रमुख कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला जन्म दर है। जन्म दर किस तरीके से किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है? इसे अशोधित जन्म दर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अशोधित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट, इंग्लिश में क्रूड बर्थ रेट और शॉर्ट फॉर्म में CBR के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अशोधित जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। साधारण शब्दों में प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। इसे अशोधित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या ली जाती है, वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या ली जाती है, इसलिए इसको अशोधित कहा जाता है। अशोधित जन्म दर की गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित जन्म दर = B1 बटा P × 1000। हेयर B1, यहाँ पर B1 जो है उसकी मतलब है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, और P स्टैंड फॉर किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष के वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या। इसे उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे B1 = 5 लाख,
और वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या 80 लाख। तो जो हमारे पास फॉर्मूला लगाने के बाद जो बर्थ रेट आएगा वो 6.2 जन्म दर है किसी क्षेत्र की। अगर किसी वर्ष जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 5 लाख है और उस कुल क्षेत्र की जनसंख्या 80 लाख है, तो जो हमारे पास जन्म दर आएगी वो 6.2 होगी। वर्ष 2016 के अनुसार औसत जन्म दर 18.5 प्रति हजार थी। विश्व की जो औसत जन्म दर है वो 18.5 प्रति हजार है। मानचित्र के द्वारा देखें कि विश्व के किन क्षेत्रों में जन्म दर की स्थिति कैसी है। तो ये 2017 का मानचित्र है बर्थ रेट का। अगर हम इसमें देखें तो किन किन क्षेत्रों में जन्म दर ज़्यादा है और किन किन क्षेत्रों में जन्म दर कम है, तो हमें देखने से पता चलेगा। जैसे इंडेक्स को अगर देखें तो इंडेक्स में जो हमारे पास कलर है, जैसे इंडिगो कलर, ब्लू मैरीन कलर, ब्लू कलर, जो इंडिगो है उससे 6 to 10 बर्थ रेट है। वो बर्थ रेट 6 to 10 बर्थ रेट को इंडिकेट कर रहा है। जो मैरीन ब्लू है वो 10.1 से लेके 15 तक, ब्लू 15.1 से लेके 20 तक, ग्रीन 20.1 से लेकर 25 तक, ब्लू 25.1 to 30, ऑरेंज 30.1 to 35 और जो रेड है डार्क रेड 35.1 to 45। तो अगर हम अफ्रीकन महाद्वीप को देखें तो अफ्रीकन महाद्वीप में अधिकतर आपको जन्म दर अधिक मिलेगा। और इनमें भी जो अधिकतर जन्म दर वाली कंट्रीज़ हैं वो नाइजीरिया हो गई, माली हो गया, उसके पश्चात कोट आइवरी हो गया, घाना हो गया इत्यादि देश। उसके साथ ही अगर यहाँ देखें तो इथोपिया, सोमालिया, उसके बाद अंगोला और बीच में कॉन्गो रिपब्लिक, ये ऐसे देश हैं जहाँ अभी भी जन्म दर बहुत अधिक है। और जन्म दर अधिक होने का कारण यहाँ पर कम विकास का होना है। इसके अतिरिक्त अगर आप विश्व के अन्य क्षेत्रों को देखें तो जैसे एशिया महाद्वीप में देखें तो एशिया महाद्वीप में जन्म दर कुछ कम है, कंपैरिजन करें अगर अफ्रीकन महाद्वीप के साथ। और अन्य महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा, मैक्सिको, इन सब क्षेत्रों में जन्म दर जो है वो 20 से नीचे है। जितने भी ब्लू हैं सारे ब्लू कलर के, इनमें जो जन्म दर है वो 20 से कम है। तो जन्म दर किसी क्षेत्र की जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है। अगर जन्म दर अधिक होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी और अगर जन्म दर कम होगी तो जनसंख्या कम होगी। अगर आप देखें तो जो यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन देशों में जन्म दर काफ़ी कम है। जो यूरोपियन देश जितने भी हैं, जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, इन सब क्षेत्रों में जनसंख्या काफ़ी कम है। इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इन सब देशों में जनसंख्या काफ़ी जन्म दर काफ़ी कम है। इसके साथ ही अगर अब बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान में जन्म दर काफ़ी अधिक है। एशिया में अफ़गानिस्तान में जन्म दर काफ़ी अधिक है। इसके साथ ही जन्म दर जो है वो तुर्की में भी अधिक है। और ये छोटे छोटे आइसलैंड जो है यहाँ इंडोनेशिया के आसपास, इन सब क्षेत्रों में भी जन्म दर काफ़ी अधिक है। तो मृत्यु दर को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। अशोधित मृत्यु दर या क्रूड डेथ रेट, इसकी जो परिभाषा है वो प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। इसकी गणना भी निम्नलिखित सूत्र द्वारा होती है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, D/P × 100। D स्टैंड फॉर किसी वर्ष विशेष में मरने वाले लोगों की
संख्या, और P किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष की मध्य की कुल जनसंख्या। तो मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं होती है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। जो जनसंख्या वृद्धि है वो केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती। अगर मृत्यु दर कम है तो भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। मोटे तौर पर किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। जो मृत्यु दर है वो किसी क्षेत्र के सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास तथा जनसांख्यिकीय संरचना के द्वारा प्रभावित होती है। अगर हम मानचित्र को देखें फिर से पुनः एक बार, तो जो डार्क कलर में आपको कंट्रीज़ दिख रही हैं, इन सब कंट्रीज़ में जैसे रशिया हो गया, पूर्वी यूरोप के देश हो गए, अफ्रीका के मध्यवर्ती देश हो गए जिसमें कोंगो, चैड इत्यादि देश सम्मिलित हैं। उसके साथ ही माली, ये माली हो गया। इन सब क्षेत्रों में मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, जन्म दर भी काफ़ी ऊंची है और मृत्यु दर भी काफ़ी ऊंची है। ये देश अभी विकासशील देश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें, जिसके कारण यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है। परंतु अगर दूसरी ओर हम अमेरिका की या साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ जो मृत्यु दर है वो 7 से लेकर 7, 4 और 8 के बीच में है। प्रति 1000 जनसंख्या पर 4 व्यक्ति या 8 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। इंडिया में यह 7 और 8 के बीच में है। चाइना में भी 7 और 8 के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया में यह 5 और 6 के बीच में है। परंतु अफ्रीका महाद्वीप में यह बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में जहाँ जन्म दर कम है वहीं मृत्यु दर ज़्यादा है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो कंट्रीज़ हैं ये, इन सब में मृत्यु दर काफ़ी अधिक है और जन्म दर कम है। प्रवास से हमारा अभिप्राय, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे प्रवास कहते हैं। व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर विभिन्न कारणों की वजह से जाते हैं, जिसमें रोजगार प्रमुख है। रोजगार पाने के लिए या अच्छा जीवन स्तर के लिए लोग जो हैं वो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग अपने मूल स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। तो मनुष्य जो है प्रवास वो स्थायी और अस्थायी तौर पर करता है। कई बार व्यक्ति स्थायी रूप से ही अपने मूल स्थान को छोड़कर चला जाता है, कई बार व्यक्ति अस्थायी तौर पर प्रवास करते हैं और पुनः अपने मूल स्थान पर लौटकर वापस आ जाते हैं। अक्सर आवागमन लंबी दूरी का ही होता है। कई बार लोग देश के आंतरिक सीमाओं के अंदर ही पलायन करते हैं और कई बार अन्य दूसरे देशों में भी चले जाते हैं। तो संपूर्ण विश्व में प्रवास निरंतर हो रहा है, पहले भी होता था। वर्तमान समय में आर्थिक परिस्थितियों के कारण निरंतर प्रवास होता हो रहा है। तो प्रवास को जो मैं बोल रहा हूँ कि विभिन्न कारण हैं, तो प्रवास के बहुत 2 कारण हैं मुख्य तौर पर, जिसमें पहले हैं प्रतिकर्षक कारण या पुश फैक्टर, धक्का देने वाले कारक, और दूसरा है अपकर्षक कारक या पुल फैक्टर, खींचने वाले कारक। पुश फैक्टरों में बेरोजगारी सबसे प्रमुख है। लोग जिन क्षेत्रों में रोजगार की कमी होती है, लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे लोग, अगर बात करें यूपी, बिहार से, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे क्षेत्रों में, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, लगभग अधिकतर राज्यों से लोग जो हैं वो दूसरे क्षेत्रों में रोजगार की या उन क्षेत्रों में रोजगार के कम अवसर होने की वजह से लोग इन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। कम निजी अवसर, कई बार किसी क्षेत्रों में अवसर कम होने की वजह से भी लोग शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं। प्राकृतिक असंतुलन के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे फ्लड हो गए, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, इन सब प्राकृतिक असंतुलनों के कारण भी लोग अपने मूल स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर चले जाते हैं। राजनीतिक प्रभाव और भय के कारण भी लोग, युद्ध की स्थिति है
या सांप्रदायिक डर के कारण भी लोग कई बार अपने मूल स्थानों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जैसे सीरिया में बहुत सारे लोग सीरिया को छोड़कर शांति वाले क्षेत्रों की ओर चले गए हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत की जो पाकिस्तान के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर सदैव राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, जिसके कारण लोग इन क्षेत्रों को छोड़कर शांति वाले क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, कई बार कुछ क्षेत्र जो है वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी पिछड़े होते हैं, जिसके कारण वहाँ रोजगार के अवसर नहीं होते, तो लोग इन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। प्रदूषण के कारण लोग आजकल शहरों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। प्रतिकूल जलवायु, कई बार जलवायु जैसे साइक्लोन की वजह से या सूखे की वजह से लोग जो है वो अपने मूल स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर चले जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, ये मैंने पहले बताया, प्राकृतिक असंतुलन या महामारियों के कारण, महामारियां कई बार किसी क्षेत्रों में महामारियां फैल जाती हैं तो लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। अपकर्षक कारकों में रोजगार, बेरोजगार जहाँ प्रतिकर्षकता, तो रोजगार अपकर्षक है, खींचने वाला कारण है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। यही वजह है कि शहर जो है वो, शहरों में रोजगार के अच्छे अवसर होने की वजह से शहर हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रहन सहन की अच्छी दशाएं, शहरों में रहन सहन की अच्छी दशाएं होती हैं, चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे मनोरंजन की हो, चाहे अन्य सुविधाएं हैं। शहरों में अच्छी सुविधाएं होने के कारण शहर लोगों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बेहतरीन शिक्षा, अगर किसी क्षेत्र में बेहतरीन शिक्षा है खासकर शहरों में, तो लोग अच्छी शिक्षा पाने के लिए शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। बेहतर चिकित्सा देखभाल, शहरों में चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होने के कारण लोग शहरों की ओर आते हैं। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, जिन क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा अधिक होती है लोग उन क्षेत्रों को चुनते हैं। खासकर राजनीतिक प्रभाव, जहां राजनीतिक शांति हो, लोग अधिकतर ऐसे क्षेत्रों को रहने के लिए ज़्यादा चुनते हैं। बेहतर जीवन स्तर, शहरों में जीवन स्तर अच्छा है जिसके कारण लोग शहरों की ओर चले जाते हैं। बड़े कारखाने, जिन क्षेत्रों में बड़े कारखाने होते हैं उन क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर होने के कारण लोग इन क्षेत्रों को रहने के लिए चुनते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रतिरूप कैसा है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एरो से, कुछ एरो मोटे हैं, कुछ एरो पतले हैं, कुछ मध्यम आकार के हैं। तो ये एरो जो है ये जनसंख्या को दर्शा रहे हैं। जैसे जो मोटे वाला एरो है वो 5 लाख जनसंख्या को दर्शा रहा है, मूवमेंट को, और भी मध्यम वाला 1 लाख और सबसे छोटे वाला 10,000 लोगों के मूवमेंट को दर्शा रहा है। तो अगर हम मूवमेंट देखें तो यहाँ इंडिया से, एशिया से किस अधिकतर मूवमेंट जो है वो अमेरिका के लिए, यूनाइटेड नेशंस या यूएसए के लिए और कनाडा के लिए अधिकतर मूवमेंट है। यूरोप से भी और एशियन देशों से और यूरोप के लिए अधिकतर लोग प्रवास कर रहे हैं। यूरोप से भी अधिकतर लोग उत्तरी अमेरिका, खासकर अमेरिका और कनाडा के लिए प्रवास करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो एशियन देश हैं, एशिया के जो देश हैं, भारत हो गया, इसके पड़ोसी देश हो गए, इन सब देशों के कुछ देश, लगभग 1 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया और इसके जो पड़ोसी देश हैं उन देशों की ओर प्रवास करते हैं। इसके साथ ही यूरोप से बहुत सारे, लगभग 10,000 के करीब लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूएसए से भी ऑस्ट्रेलिया के लिए, अफ्रीका से लगभग इतने ही लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए, और दक्षिण अमेरिका से भी बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए, लगभग 10,000, और इससे ही बहुत सारे लोग चाइना और जो दक्षिण पूर्वीय देश हैं इस ओर प्रवास करते हैं। अफ्रीका से भी बहुत सारे लोग उत्तरी अमेरिका के 2 देशों कनाडा और यूएसए की ओर प्रवास करते हैं। साथ ही यहाँ से अगर आप देखो मैक्सिको से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएसए की ओर प्रवास करते हैं। मैक्सिको में राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा है जिसके कारण लोग यहाँ से अमेरिका की ओर प्रवास करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रतिरूप है जिसे आपको देखने से अधिकतर पता चलेगा कि एशियाई देशों से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप और यूएसए और कनाडा की ओर प्रवास कर रहे हैं। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं। पहला है जनसंख्या की वृद्धि, ये हमने कर लिया है। जनसंख्या की वृद्धि, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या के एक निश्चित समय अथवा अवधि में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि दर, जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में दर्शाया जाता है तो उसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जब जन्म और मृत्यु दर, जो जन्म और मृत्यु दर है उसके बीच
जो अंतर है, उस अंतर से जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। नेक्स्ट है वास्तविक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि प्लस प्रवास, ये दोनों चीज़ें सम्मिलित हैं। प्राकृतिक वृद्धि में जन्म दर, और प्राकृतिक वृद्धि का मतलब है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, इनका अंतर। और प्रवास का मतलब है आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब है आना और उत्प्रवास का मतलब है जाना। तो इनके बीच का जो अंतर है, जब हम प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास को जोड़ देते हैं तो उसे वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, धनात्मक का मतलब है जनसंख्या का बढ़ना। यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। धनात्मक वृद्धि तब होगी जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या उस देश में बाहर के देशों से और लोग स्थायी रूप से रहने के लिए आ जाएं, तो उस देश में जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरा है ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि का मतलब है घटना, जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो। जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम हो। बोलने का मतलब है जब मृत्यु दर ज़्यादा हो और जन्म दर कम हो, या लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, या लोग उस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाएं, तो उस देश में जनसंख्या कम हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके लिए क्विज़ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, जनसंख्या के बढ़ने को, ऑप्शन बी जनसंख्या के घटने को, ऑप्शन सी जनसंख्या की एक निश्चित अवधि में परिवर्तन से, या डी कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त कर सकते हैं, किस में व्यक्त कर सकते हैं, निरपेक्ष आंकड़ों में, प्रतिशत में, दोनों में, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जनसंख्या वृद्धि दर को मापा जाता है प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 2000 जनसंख्या पर, प्रति 3000 जनसंख्या पर, प्रति 4000 जनसंख्या पर। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर, नंबर 3 प्रवास, या नंबर 4 सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने आंसर दे दिए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ऑप्शन आंसर है सी जनसंख्या के एक निश्चित अवधि में परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त कर सकते हैं निरपेक्ष आंकड़ों में भी और प्रतिशत में भी, तो आंसर है 3 दोनों में। जनसंख्या वृद्धि को मापा जाता है प्रति 1000 जनसंख्या पर। और क्वेश्चन नंबर 4 है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों ही जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो आंसर है 4 सभी। धन्यवाद।